फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। कल हमने ज्योमॉर्फोलॉजी के टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम क्लाइमेटोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए आज हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइमेट ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी रीजन का वेजिटेशन जानने में, किसी रीजन का इकोनॉमिक एक्टिविटी को जानने के लिए क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको पता है कि जो हमारी जो कंट्री है उसका जो क्लाइमेट है वो मॉनसूनल क्लाइमेट है, ठीक है। और जो मॉनसूनल क्लाइमेट का एक खासियत क्या होता है ना कि जो प्रेसिपिटेशन होता है, हम अपने एनुअल प्रेसिपिटेशन का 80% सिर्फ 4 मंथ में ही हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी पॉलिसी को डिज़ाइन करने में। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्लाइमा मीनिंग स्लोप। इट वॉज लिंक टू टेम्परेचर ग्रेडियंट फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। क्लाइमेट ना मेनली किस पर डिपेंड होता है? मेनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। और ये क्लाइमा वर्ड से बना हुआ है जो कि एक ग्रीक वर्ड है। तो इक्वेटर और पोल के बीच का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, उनमें एक जैसे हमें पता है कि इक्वेटर का जो टेम्परेचर तो वो ज़्यादा होता है और पोल पे वो कम हो जाता है। तो वहाँ पे एक स्लोप क्रिएट होता है, एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है। और ये ग्रेडियंट किसको डिफाइन करता है? क्लाइमेट को, ठीक है। Climate is the sum total of a weather condition that is generally prevail at a place or over a region। ये सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन होता है, ठीक है, जो कि किस पे डिपेंड? ये स्टैटिस्टिक्स होता है। किसका? स्टैटिस्टिक्स मतलब मीन्स वेरिएबिलिटी एंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अदर मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जो क्लाइमेट होता है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, वहाँ का क्लाउड कवर क्या है। जैसे कि आपको पता है कि जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहाँ पे क्लाउड कवर ज़्यादा होता है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू व्हाट? इन कंपेरिजन टू ट्रॉपिक रीजन। और जिसकी वजह से जो वहाँ पे इंसोलेशन होता है ट्रॉपिकल रीजन का, इक्वेटोरियल रीजन का इंसोलेशन कम होता है। किससे? ट्रॉपिकल रीजन से, ठीक है। तो क्लाउड कवर का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रेसिपिटेशन हमें पता है कि जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पर डेली 2 बजे के बाद प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, ठीक है। तो वहाँ का जो प्रेसिपिटेशन है कभी भी 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होता है, जबकि डेजर्ट रीजन में प्रेसिपिटेशन जो होती है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर होती है। तो प्रेसिपिटेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। टेम्परेचर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा रोल होता है कि जहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होगा तो वहाँ का भी क्या होगा? इंसुलेशन कम होगा अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो, ठीक है। तो इनका रोल हमने देखा। अब हम इस थोड़ा टेम्परेचर के ग्राफ को देखते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्लाइन कर रहा है कहाँ तक? 90 डिग्री, जो पोलवर्ड्स तक उसका इंक्लेशन है। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये मेनली इंक्लाइन कहाँ तक है? 60 डिग्री तक। रीजन है मेनली कॉन्टिनेंटलिटी। हमें पता है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो 60 डिग्री, बियॉन्ड 60 डिग्री वहाँ पे कॉन्टिनेंटल लैंड नहीं है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है। और जो लैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, जबकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि वाटर को, 1 ग्राम वाटर को गर्म होने के लिए कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी और वो कितने टाइम में हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड में वो कितना ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, मतलब उसका अमाउंट क्या है। वाई वेदर इज द कंडीशन ऑफ दिस सेम एलिमेंट एंड देयर वेरिएशंस ओवर टाइम इंटरवल्स ऑफ फ्यू डेज। जो वेदर होता है ना इनकी भी स्टैटिस्टिक्स जो होती है, इनकी जो वेरिएशन होती है वो भी प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, क्लाउड कवर, ये सारी चीज़ें इन पे भी डिपेंड करती है। वेदर भी डिसाइड करता है वहाँ का। लेकिन इनका जो वेरिएशन होता है ना, इंटरवल होता है वो बहुत कम होता है, जबकि हमने देखा कि क्लाइमेट का जो इंटरवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और कन्वेंशनली ये कितना होता है? मैक्सिमम 10 to 15 डेज होता है वेदर का, ओके। वाइल लॉन्गर इंटरवल टिपिकली अ मंथ आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट। जबकि क्लाइमेट का जो पार्ट होता है, जो पीरियड होता है वो लगभग 1 मंथ होता है। तो स्टैंडर्ड इंटरवल फॉर क्लाइमेट एज कैरेक्टराइज्ड बाई WMA is 30 years।
डब्ल्यू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड इंटरवल होता है किसके लिए, क्लाइमेट को कैरेक्टराइज करने के लिए वो 30 ईयर्स होता है। और फर्स्ट टाइम इसको कब यूज़ किया गया था, फर्स्ट टाइम इसको 1901 से 1930 में यूज़ किया गया था। और करेंट नॉर्मल जो इंटरवल है वो 1961 टू 1990 लेते हैं, और अब 1981 से 2010 तक। तो इन दोनों में से हम कोई भी डाटा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं किसके वेदर और क्लाइमेट के बीच में, कि इनकी क्या डिफरेंसेस है। ओके, डेफिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। कभी भी हमें दो चीज़ों के बीच में अगर डिफरेंशिएट करना होगा ना, तो उसमें क्राइटेरिया ऑफ डिफरेंस रखें, इससे उन दोनों चीज़ों में अच्छे से क्लैरिटी होती है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं डेफिनेशन। कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर दैट प्रिवेल्स ओवर अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। मैंने पहले ही बताया कि जो शॉर्ट पीरियड के 10 to 15 डेज के लिए होता है, जबकि जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग इंटरवल होता है। और डब्ल्यू में भी इसके लिए टाइम कितना दिया है, एटलीस्ट 30 डेज। लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन एंड फाउंड एट अ प्लेस ऑफ रीजन। बिसाइड एवरेज इट ऑल्सो इंक्लूड द सीजनल वेरिएबिलिटीज एंड एक्सट्रीम्स। ये इंटरवल, इनका जो पीरियड होता है वो लॉन्ग होने के साथ साथ क्या होता है, ये एवरेज ऑफ व्हाट, एवरेज ऑफ वेदर होने के साथ साथ ये एक्सट्रीम्स को भी इंक्लूड करता है और सीजनल वेरिएबिलिटीज को भी इंक्लूड करता है। टेम्पोरल वेरिएबिलिटी, शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी एंड हाई डायनामिक इन नेचर। जो वेदर होता है ना वो हाईली डायनामिक नेचर का होता है, ठीक है, जबकि जो क्लाइमेट होता है ना वो डायनामिक, डू नॉट चेंज ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड रिमेन सेम ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जिससे कि जो हमारा क्लाइमेट, हमारा जो फीचर, हमारा जो मॉनसूनल क्लाइमेट है वो लॉन्ग पीरियड के लिए है, ठीक है। तो हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग है, मतलब क्या है, मॉनसूनल है। जबकि जो वेदर होता है, अब हमें इंडिया में ही कई जगह वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ओके, समय जैसे ही चेंज होते हैं, जैसे विंटर के पहले, विंटर के बाद, मॉनसून के पहले, मॉनसून के बाद, ऐसे कुछ समय में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स ऑफ स्टडी, डायरनल टेम्परेचर, डायरनल एटमॉस्फेयर, डायरनल ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, etc. डायरनल क्या मतलब कि विदिन 24 घंटे के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंसेस होता है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी के ऊपर इसको स्टडी किया जाता है। जबकि जो क्लाइमेट होता है वो एवरेज एनुअल टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड, सीजनल एवरेज टेम्परेचर, etc. अराउंड इसका जो एवरेज लिया जाता है वो मंथली एवरेज लिया जाता है। ओके, एसोसिएशन विथ वेजिटेशन, लिमिटेड टू नो वेजिटेशन। जो वेदर होता है ना वो किसी, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए तो होता नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगा, तो किसी भी वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए तो एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, ठीक है। वेजिटेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट का सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, वहाँ के वेजिटेशन को मैनिफेस्ट करना, है ना। जैसे कि हम जानते हैं सवाना क्लाइमेट, स्टेपे क्लाइमेट, ग्रासलैंड, ओके, टुंड्रा क्लाइमेट, टैगा क्लाइमेट। यूटिलिटी, वेदर का मेनली यूटिलिटी किस में होता है, मेट्रोलॉजिस्ट के द्वारा। मेट्रोलॉजिस्ट के द्वारा जैसे कि हम देखते हैं कि जब विंटर सीजन होने वाला रहता है और प्री मानसून के सीजन में क्या साइक्लोन के बारे में मेट्रोलॉजिस्ट बताते हैं कि अब साइक्लोन आएगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन के बारे में भी मेट्रोलॉजिस्ट बताते हैं कि ह्यूमिडिटी कितना है, टेम्परेचर कितना है, कि प्रेसिपिटेशन एक दो दिन में हम आए दिन न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं। और जो क्लाइमेट होता है ना उसका मेनली यूज़ किसके द्वारा किया जाता है, जोग्राफर्स और प्लानर्स के द्वारा, पॉलिसी मेकिंग्स में होता है। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग में क्लाइमेट का यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि जो हमारा जो इंडियन पेनिनसुला है वो क्या करता है, वो साउथ वेस्टर्ली मानसून से भी विंड गेट करता है, ईस्टर्लीज भी आती है, वेस्टर्लीज भी आती है, लेकिन जो डोमिनेंट होता है वो साउथ वेस्ट मानसून का होता है, और जिसकी वजह से हम इसको मानसूनल क्लाइमेट कहते हैं। कब, जुलाई मंथ में। ओके, जैसे ये लिखा हुआ है, दो देयर इज प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्ली विंड अलोंग विद साउथ वेस्टर्ली बट द डोमिनेंट विंड इज साउथ वेस्ट मानसून, सो ड्यू टू दिस क्लाइमेट इज नोन एज साउथ वेस्ट मानसून। तो क्लाइमेट में क्या होता है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ों को, जो भी डोमिनेंट पार्ट होता है हम उसको लेते हैं, बाकी छोटी छोटी चीज़ों को स्किप कर देते हैं। ओके, क्लाइमेट इज ऑफन डिफाइंड एज
सिंपली एज एवरेज वेदर, बट दिस इज एन इनएडिक्वेट डेफिनेशन। ऑल्दो हम क्लाइमेट को बोलते हैं हमेशा कि ये क्या होता है, ये एवरेज होता है किसका, वेदर का, लेकिन ये इनएडिक्वेट। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें स्किप कर देते हैं, जैसे कि साउथ वेस्टर्न मानसून होते हैं, लेकिन हम इंडिया के जो वहाँ पे जो हवाएं आती है, जो विंड बहती हैं, वो क्या होती है, ईस्टर्लीज भी होते हैं, वेस्टर्लीज भी होते हैं, लेकिन हम साउथ वेस्टर्ली मानसून कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट होता है। ओके, and to accurately portray the character of an area, variation and extreme must also include it as well as probabilities that such departure will take place। ठीक है, और इसको एक्यूरेटली पोर्ट्रे करने के लिए उस एरिया का कैरेक्टर हमें पता होना चाहिए, वेरिएशंस क्या होते हैं, एक्सट्रीम्स क्या होते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि क्लाइमेट जो होता है ना, वो सिर्फ एवरेज ऑफ क्या होता है, एवरेज ऑफ वेदर नहीं होता है, ये एक्सट्रीम्स को भी इंक्लूड करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि अब हम कंपैरिजन करते हैं कि जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है और मॉनसूनल क्लाइमेट है, एवरेज एनुअल टेम्परेचर यहाँ का भी 27 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ का भी 27 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेसिपिटेशन इज ऑलमोस्ट एवरी डे, नो मंथ इज देयर टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन होगा यहाँ पे इज लेस देन 60 सेंटीमीटर। तो जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है वहाँ का भी जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। मैंने ये स्टार्टिंग में बताया कि वहाँ पर कोई मंथ नहीं होता जहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होता है वो 60 सेंटीमीटर से कम होता है, जबकि मॉनसूनल क्लाइमेट का भी जो टेम्परेचर होता है वो 27। वाइल इन मॉनसून क्लाइमेट 80% ऑफ प्रेसिपिटेशन कंसिडर्ड इन 4 मंथ इन लेट समर मंथ। ओके, तो ओनली जो एवरेज होता है, ओनली एवरेज टेम्परेचर डजंट डिसाइड। जैसे कि हम सीजनल कंट्रास्ट पे देख रहे हैं कि यहाँ का जो प्रेसिपिटेशन है मंथ में फ्लक्चुएशन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, जबकि मॉनसूनल क्लाइमेट में हम फ्लक्चुएशन है कि 4 मंथ में बहुत ज़्यादा 80% वाटर गेट करता है। ठीक है, क्लाइमेट सिंपली नोन एज स्टडी ऑफ एटमोसफेयर। अगर हम सिंपली बोले तो क्लाइमेट क्या होता है, सिंपली क्लाइमेट एटमोसफेयर को स्टडी करना होता है। और एटमोसफेयर किस किस चीज़ को इंक्लूड कर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। एटमोसफेयर इज नॉट फाउंड इन isolation, it is part of earth, thus changes in other factors whether natural or man-made affect the atmosphere। और एटमोसफेयर जैसे हमने क्या बोला, अभी हमने बोला कि एटमोसफेयर का जो स्टडी करना होता है उसी को हम क्लाइमेट बोलते हैं। और जो एटमोसफेयर होता है ना वो आइसोलेशन में नहीं होता है, कोई भी नेचुरल और मैन-मेड एक्टिविटी जो भी होती है वो अफेक्ट करती है किसको, एटमोसफेयर को। ठीक है, बट इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द इवेंट्स अकर इन द lithosphere, biosphere and hydrosphere। Okay, atmosphere is simply known as air which is mixture of different gas in which varying amount of tiny solid liquid particles are suspended or aerosols। तो इसमें क्या होता है कि एटमोसफेयर जो होता है ना वो एयर का मिक्सचर है, ठीक है, जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस पार्टिकल्स भी मिलते हैं। और जो टाइनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल्स बोलते हैं। और ड्राई एयर क्या होते हैं, ड्राई एयर अगर वहाँ पे क्या हो, वाटर वेपर एब्सेंट हो। थ्योरेटिकल कंसेप्ट बाय रिमूविंग द वेरिएबल कंपोनेंट्स लाइक वाटर वेपर, एरोसोल्स एंड पॉल्यूशंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द ड्राई एयर। अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर इज फिक्स्ड विच इज नोन एज होमोस्फेयर। और होमोस्फेयर क्या होता है ना, जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये होमोस्फेयर है और यहाँ तक जो ड्राई एयर है वो फिक्स्ड है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट एंड वेदर स्टडी एज मोस्ट ऑफ द फिनोमिना आर कंसंट्रेटेड इन होमोस्फेयर। हमें पता है कि जो एटमोसफेयर का जो ट्रोपोस्फेरिक लेयर है वो मोस्ट ऑफ द फिनोमिना कहाँ पे आकर होता है, जो हमारे जो एटमोसफेयर से रिलेटेड जो भी वेरिएबिलिटीज़ होती है, जो भी वेदर फिनोमिना होता है वो कहाँ पर होता है, अप टू 80 किलोमीटर। ठीक है, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, होमोस्फेयर बोलते हैं। ओके, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, स्टडी ऑफ एटमोसफेयर इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल क्लाइमेटिक प्रोसेसेस। अभी हमने देखा कि क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एटमोसफेयर। तो अप टू 80 किलोमीटर इसको हम क्या बोलते हैं, होमोस्फेयर।
और इसके ऊपर जो रीजन स्टार्ट होता है उसको हम हेट्रोस्फेयर कहते हैं। क्योंकि हेट्रोस्फेयर कहने का रीजन ये है कि जो ऊपर में जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, तो उनका एक ना सेपरेट लेयर बन जाता है, दे आर नॉट मिक्सड। ओके, दिस हेट्रोस्फेयर 4 लेयर्स बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और हमने होमोस्फेयर में क्या देखा था, होमोस्फेयर में लिक्विड, गैस और सॉलिड सारे मिक्सचर होते हैं, ठीक है। लेकिन बियॉन्ड होमोस्फेयर ये मिक्सचर में नहीं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन का एक अपना सेपरेट लेयर है, ठीक है। होमोस्फेयर में जो प्राइमरी गैसेस होती है 99% जिनका ये होता है परसेंटेज होता है, वो क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, और 1% में सेकेंडरी गैसेस आते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है। ओके, ज्योग्राफी इज ह्यूमन एंड एनवायरमेंट रिलेशन, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो जैसे कि 99% जो प्राइमरी गैसेस होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और जैसे हमें पता है कि जो 78% होता है वो तो क्या होता है, नाइट्रोजन, और अराउंड 21% क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑर्गन का जो परसेंटेज होता है 0.93% होती है, और CO2, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, ये किसको इंक्लूड करते हैं, दीज आर सेकेंडरी गैसेस। ओके, ऑल्दो कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 हैव बीन राइजिंग ड्यू टू ह्यूमन, जो CO2 का जो परसेंटेज है ना अराउंड 0.03% होता है, ठीक है। और जो CO2 का परसेंटेज है ना वो इंक्रीज हो रही है, क्यों, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन बढ़नी स्टार्ट हुई है वो किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ GHG गैसेस, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस। और उसमें जो सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका है, वो सबसे बड़ा रोल है CO2 का, ठीक है। और इधर ग्रीन हाउसेस भी गैसेस है जैसे कि CH4, मेथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, ठीक है। बट उसमें CO2 का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री के CO2 कंसेंट्रेशन जो है वो कितना इंक्रीज कर रहा है। 1000 में ये कितना कम था, 280 ppm से भी कम था, लेकिन अराउंड 2000 में इसकी जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस बढ़ रही है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो CO2 है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, और जो अभी इश्यूज क्रिएट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड वो कैसे इसमें CO2 रोल प्ले कर रहा है। अब हम थोड़ा देखते हैं हाउ आवर एटमोसफियर वाज फॉर्म। हम देखते हैं ना कि हमारे एटमोसफियर कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। एटमोसफियर फॉर्म्ड बाय द फिनोमेना ऑफ डीगैसिंग। ये हम सभी को पता है कि जो हमारे एटमोसफियर का जो फॉर्मेशन हुआ है वो डीगैसिंग से हुआ है। बिफोर दिस, लेकिन इसके पहले जो साइंटिस्ट किस पे बिलीव करते थे, वो उनके अकॉर्डिंग जो हमारे एटमोसफियर का जो फॉर्मेशन हुआ है वो मेटेओराइट इम्पैक्ट से हुआ है, ठीक है। बट विद द स्टडी ऑफ वोल्केनो इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ फिनोमेना ऑफ डीगैसिंग। लेकिन मतलब जैसे ही हम वोल्केनो का स्टडी करना स्टार्ट किया, हम वोल्केनिज्म में इसको डिटेल से हमने देखा है, और अर्थक्वेक, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जब हमने देखा था तो हम देख रहे थे कि वोल्केनिज्म का कितना बड़ा रोल होता है किस में, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने में और एटमोसफियर की भी स्टडी करने में। तो उसकी स्टडी से हमें क्या पता चला कि डीगैसिंग का बहुत बड़ा रोल है किस में, हमारा जो करेंट जो प्रेजेंट एटमोसफियर है उसके फॉर्मेशन में। बट द प्लैनेट नियर टू द सन, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एटमोसफियर एस्केप, बट मेनी कंटेन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। लेकिन क्या है ना कि जो हमारे अर्थ है वो नियर ऑफ द सन है, और जिसकी वजह से बहुत सारी जो गैसेस है वो एस्केप कर गई। क्यों एस्केप करने का जो रीज़न था वो हाई टेम्परेचर था, ठीक है। लेकिन कुछ गैसेस कंटेन भी रह गए, मतलब ग्रेविटी की वजह से वो एस्केप नहीं कर पाए। प्रेजेंट एटमोसफियर ऑफ अर्थ इज टर्सरी एटमोसफियर, दैट मीन्स जो प्रेजेंट एटमोसफियर है उसके पहले ऑलरेडी 2 एटमोसफियर बन चुके थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। बिफोर दिस देयर इज ऑलरेडी 2 एटमोसफियर, प्राइमरी एटमोसफियर एंड सेकेंडरी एटमोसफियर, ठीक है। एंड टर्सरी एटमोसफियर इज ऑल्सो चेंजिंग इनटू क्वाटरनरी एटमोसफियर बिकॉज ऑफ व्हाट, एंथ्रोपोसेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोसेन एक्टिविटीज मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो CO2
CH4 का जो अमाउंट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो हमारे जो नेचुरल क्लाइमेट है, नेचुरल एटमॉस्फेयर है, उसको वो तेज़ी से कन्वर्ट कर रहे हैं। इसीलिए जो क्वार्टरनरी एटमॉस्फेयर है हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एटमॉस्फेयर। ठीक है। इन द बिगनिंग अर्थ वॉज वेरी हॉट आइदर इन गैस, नेबुला और लिक्विड। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टार्टिंग में जो हमारी अर्थ थी ना वो हाईली हॉट थी। ठीक है, या तो वो किस में थी, गैसियस, नेबुला में और लिक्विड में। और क्या था ना कि जब ये बहुत हॉट थी तो ये अपने एनर्जी को रिलीज कर रही थी। ठीक है, एनर्जी रिलीज करने के दौरान ये धीरे धीरे कूलिंग होते गए। अगर कोई भी वस्तु अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो वो धीरे धीरे उसका जो लेयर है ऊपर वाला वो कूल होगा। ठीक है, और कूलिंग के प्रोसेस में क्रस्ट का एक थिन क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब थिन क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है तो ये जो क्रस्ट होता है वो क्या करता है, वो जो अब ये जो अर्थ का गोला है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि ये बहुत हॉट है और यहाँ पे थिन क्रस्ट का फॉर्मेशन हो गया, और ये जो रॉक है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो यहाँ से तो हीट रिलीज नहीं हो रही है। अगर हीट रिलीज नहीं होगी तो ये और ज़्यादा ठंडा है, तो यहाँ पे फ्रैक्चर क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, दैट ट्रैप स्टिल देयर वाज थिन एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ। और जब ये फ्रैक्चर क्रिएट होते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे गैसेस बाहर निकलते हैं। ठीक है, और ये प्राइमरी एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन करती है। और प्राइमरी एटमॉस्फेयर क्या होती है ना कि ये सिमिलर टू प्लैनेट। जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर थी वो सिमिलर किसके थी, सैटर्न और जुपिटर के। सैटर्न और जुपिटर के सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो सैटर्न और जुपिटर है वो जोवियन क्लाइमेट है। जोवियन क्लाइमेट का मतलब वो सन से दूर है, उनके ऊपर जो सन की जो लाइट होती है वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से उनका जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर है वो अभी तक रिटेंड है। तो जो अर्थ की जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर थी वो भी किसकी तरह थी, जो प्रेजेंट सैटर्न और जुपिटर है उनकी तरह थे, लेकिन वो स्केप हो गए। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ व्हाट, सन की। ठीक है, और लो ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से। उसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू प्राइमरी अर्थ इज इनर प्लैनेट ऑफ ए स्मॉलर इन साइज नियर टू द सन मीन्स greater temperature and own temperature of earth was very due to this gases escape out and earth primary atmosphere were lost. ठीक है, then how atmosphere that is present came into being। तब क्या हुआ, जो प्रेजेंट एटमोसफेयर का फॉर्मेशन, कूलिंग ऑफ अर्थ लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ थिन क्रस्ट। और धीरे धीरे जो वो अर्थ का जो क्रस्ट था वो धीरे धीरे कूल होता गया which traps heat and rocks are poor conductor। ठीक है, एंड फ्रॉम द लॉ ऑफ हीट एनीथिंग विच इज हॉट एंड ट्राइज टू कूल द बट क्रस्ट एक्ट एज ए इम्पेडिमेंट। वन वे टू कूल डाउन क्या था, वॉज फ्रैक्चर। फिर यहाँ पे फ्रैक्चर क्रिएट होता है और ये जो फ्रैक्चर से बहुत सारे मोल्टन मैग्मा बाहर आते हैं। ठीक है, विच लीड टू डिगैसिंग, और जिससे बहुत सारे वाटर वेपर, CO2, N2 इनर्ट गैसेस रिलीज होते हैं। और ये जो मैग्मा बाहर आते हैं, ये वाटर वेपर रिलीज होते हैं, ये क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और जब ये क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, जो भी प्रेसिपिटेटेड वाटर निकलती है, आती है अर्थ के सरफेस से, तो वो किसका फॉर्मेशन करती है, वो फॉर्मेशन करती है ओशन का। ठीक है, leads to cooling of earth surface and raindrop, fallen or ultimately form the ocean system. Water vaporizes and leads to formation of clouds and leads, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम डिगैसिंग, और ये leads to formation of what, secondary atmosphere. And if we compare secondary atmosphere with present atmosphere है huge difference, लेकिन जो present tertiary atmosphere है उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो उसका रीजन क्या था, tertiary atmosphere is modification of secondary atmosphere through several biological and physical processes। जो tertiary atmosphere थी वो जो भी बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेसेस हुई हैं उससे मॉडिफाइड होकर tertiary atmosphere का फॉर्मेशन हुआ है।
ठीक है। तो डी गैसिंग का जो फिनोमिना होता है उसमें जो बहुत सारे जो गैसेस रिलीज होते हैं उससे किसका फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन। और सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में हमने देखा था क्या, ओशन का भी फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम कल देखेंगे कि टर्सरी एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस, फिर ऑक्सीजन। अभी तक ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से होता है, और जहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी का रोल बहुत ज़्यादा। और अभी हमें पता है कि जो CO2 का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है क्लाइमेट में, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में जो CO2 का अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा था। तो हम कल के लेक्चर में देखते हैं कि CO2 का जो अमाउंट है वो कैसे कम हो जाता है, उसका जो अमाउंट है इतना कम कैसे हो जाता है, फिर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कल हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।